इन दोस्तों मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो फाइनली दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाला है जी कि मैथ का देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला क्लास 10th एनके सर। मैं आप लोग को इस वीडियो में आप लोग को मैथ का जितना चैप्टर है यानी कि आपका चैप्टर जो है जी मैथ में जो चैप्टर है वो है जी टोटल 15 चैप्टर 15 चैप्टर का जितना भी फार्मूला है टोटल आपको बताऊंगा। और यहाँ से इस फार्मूला से आपके बोर्ड एग्जाम में करीबन 20 मार्क्स का पूछे जाते हैं। ओनली फार्मूला से ऑब्जेक्टिव भी रहता है, ठीक है, कुछ सब्जेक्टिव इसी तौर पे बनाना भी रहता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इसमें 15 चैप्टर का पूरा फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 जो हमारा है जी चैप्टर 1, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो फार्मूला है जी वो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जहाँ ओ, हाँ, जहाँ ओ लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी है जी, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा भाजक बराबर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखेंगे इसमें यही फार्मूला है जी मेरे प्यारे, यही फार्मूला है चैप्टर 1 में, यूक्लिड विभाजन वाला फार्मूला है, ठीक है। जिसमें भाजक बराबर भागफल गुण भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही फार्मूला है चैप्टर 1 में, ठीक है। चलिए अब चैप्टर 2 की ओर बढ़ चुके हैं। देखिए चैप्टर 2 में क्या क्या फार्मूला है, ठीक है। बहुपद का व्यापक रूप पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए बहुपद का व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा अगला फॉर्मूला है कि शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों का योग जो होता है ना जी, देखिए यहाँ पे गामा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल गामा बीटा बराबर सी बाई ए। और देखिए शॉर्ट में इसी फार्मूला को कोई बोलता है कि बाबू आप बताओ कि शून्यकों का योगफल, ठीक है। तो फटाक से वहाँ पे बोल देते हैं कि माइनस बी बाई ए, और शून्यकों का गुणनफल तो वहाँ पे बोल देते हैं सी बाई ए। लेकिन वो शॉर्ट में वो फार्मूला हो गया जी, वो क्या हुआ, शॉर्ट में वो फार्मूला हो गया, ठीक है। और ये इसको पूरा डिटेल में बात करें तो ये फार्मूला हो जाता है गामा प्लस अल्फा बराबर माइनस बी बाई ए, और गुणनफल पूछे तो अल्फा और गामा बीटा बराबर सी बाई ए, ठीक है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे चैप्टर 3, ध्यान से देखेंगे आप लोग चैप्टर 3 क्या है। चैप्टर 3 में क्या क्या फार्मूला है जी, देखिए ए1 एक्स, ठीक है, प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये फार्मूला कब किस लिए है जी, देखेंगे जब रेखाएं समपाती हो ना जी तब ये फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं। जब रेखा क्या हो, समपाती हो, तब इस फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं अगला फार्मूला है कि जब a1/a2 बराबर जब a1/a2 बराबर नॉट b1/b2 हो, तब जानते हैं इस फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं। और जो रेखा उसकी होती है ना तो प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होते हैं जी, ठीक है। और जो उसका मतलब युग्म होगा, युग्म संगत होता है और अविरोधी होता है, ठीक है, जब इस फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं तो, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 7 नंबर को देखेंगे कि जब यहाँ पे 7 नंबर को देखेंगे, देखिए जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 होना, ठीक है, तो उसका रेखा जो होता है ना जी तो वो समानांतर होता है और उसका कोई हल नहीं होता है। क्या होता है कि उसका कोई हल नहीं होता है, ठीक है। तो ये 3 ही फार्मूला है चैप्टर 3 में, ठीक है। 2 चर वाला रैखिक समीकरण चैप्टर 3 है हमारा। चलिए उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक और है जी, हाँ यहाँ पे बता दें आपको, जब ये बताएं हम फार्मूला कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 हो तो रेखा समांतर हो गई, कोई हल इसका नहीं होगा, और जो युग्म होगा वो संगत विरोधी होगा जी, ठीक है। और ये फार्मूला जो अभी हम बताएं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आते हैं, ये फार्मूला इसको डिटेल में हमने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से यहाँ पे पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए 8 नंबर कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होना तब उसका रेखा जो होती है समपाती होती है। जस्ट अभी हमने बताया, इसको ऊपर भी एक बार लिख दिया गया है, ठीक है। और ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और इसका युग्म जो होगा संगत आश्रित होगा जी, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए चैप्टर 3 में एक और फार्मूला है वज्र गुणनखंड विधि, ठीक है। वज्र गुणनखंड विधि निकालना होता है तो इसी फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं ना जी, वज्र गुणनखंड विधि। देखिए x/b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y/c1 c1a2 माइनस c2a1 बराबर 1/a1
B2 माइनस A2 B1, ठीक है। इस फार्मूला का वज्र गुणनखंड विधि वाला मतलब सूत्र को यूज करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 4 की ओर, और चैप्टर 4 में देखेंगे क्या क्या फार्मूला है जी। ध्यान से आप लोग देखेंगे चैप्टर 4 को, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट है कि द्विघात समीकरण, यहाँ पे देखेंगे द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर, देखिए द्विघात समीकरण वाला सूत्र जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे 11 नंबर को ध्यान से देखेंगे, विविक्तर विवेचक, जब हम लोग विविक्तर विवेचक यानी डी का मान निकालते हैं तो वो फार्मूला क्या लगता है। मैंने कई बार ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को बताया है कि प्रश्न पूछता विविक्तर निकालिए, तो उस यानी विवेचक उसी को तो डी बराबर फार्मूला का यूज करते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमारा 12 नंबर देखिएगा कि द्विघात सूत्र, तो द्विघात सूत्र जब हम लोग को निकालना रहता है जी द्विघात सूत्र, तो हम लोग कौन से फार्मूला को यूज करते हैं, तो देखिए इसी फार्मूला को यूज करते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं श्रीधाराचार्य का सूत्र भी बोलते हैं ना जी। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, इस फार्मूला को हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग को द्विघात सूत्र निकालना होता है, ठीक है जी। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, यहाँ पे जब d बराबर 0 हो जी, जब d का मान 0 हो तब क्या होगा आखिर, तो देखिए जब d बराबर 0 हो ना तब मूल वास्तविक और समान होंगे। ये तो सबको पता होगा, सब कोई जानते होंगे, इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठता है पूछता है बोर्ड एग्जाम में कि जब d बराबर 0 तब मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। और 2 नंबर देखेंगे जब d बड़ा हो, जब d बड़ा हो 0 से तब मूल वास्तविक और असमान होंगे, और जब d न छोटा हो 0 से तब मूल वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 5 नंबर चैप्टर है जी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसको आप लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। अब इसमें देखते हैं क्या क्या फार्मूला है जी, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, देखिए ये फार्मूला है कि एनवा पद, ठीक है। ध्यान से देखेंगे कि एनवा पद का सूत्र क्या होता है। कई बार प्रश्न में आ जाता है कि एनवा पद आप लोग निकालिए, ठीक है। तो एनवा पद का आखिर सूत्र जो होता है ना, ए एन बराबर होता है ई प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है जी, ठीक है। ये सूत्र होता है एनवा पद निकालने का सूत्र। एन बराबर, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देन उसके बाद हमारा आ जाता है जी कि प्रश्न में आता है कि इन पदों का योग निकाले। इन पदों का योग कहता है ना, तो एस एन बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, तो एस एन बराबर होता है कि n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है जी, ठीक है। ये सूत्र का हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जब हम लोग को क्या जी इन पदों का योग निकालना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आ जाता है हमारा इसमें एक और सूत्र कि एस एन बराबर जी, एस एन बराबर एक और सूत्र होता है, जैसे इनवा पद निकालने के सूत्र एक ये होता है लॉन्ग सूत्र, ठीक है। और ये होता है एक शॉर्ट सूत्र होता है कि एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल होता है जी, ठीक है। ये सूत्र, ठीक है। तो इस दोनों को यूज करके हम लोग एन पदों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सूत्र है अब ए बराबर प्रथम पद, ठीक है जी। ए बराबर प्रथम पद, यहाँ से आप लोग ध्यान से समझिएगा आखिर ए बराबर क्या होता है। जब हम लोग जैसे कि ये चैप्टर जो 5 है इसमें आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी हिंदी में, तो इसमें जो अब हम लोग निकालते हैं जी, जैसे कि रहता है ना कि यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा समझा देते हैं, मान लीजिए 1 2 5 7 डॉट डॉट में सार्वंतर ज्ञात करें, ऐसे करता है ना जी। तो आखिर एक को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, वहीं यहाँ पे हम लिखे हैं जी। तो फर्स्ट वाले को यानी ए जिसको हम लोग मानते हैं, जैसे कि ऐसा रहेगा ना, जो भी संख्या दे दे कह दे इसका ये मान निकाले, तो इसको हम लोग A1 बोलते हैं, ठीक है। तो वहीं हमने लिख दिया यहाँ पे कि ए बराबर जानते हैं क्या होता है प्रथम पद, यानी ऐसे दिया रहेगा ना कोई प्रश्न, तो इसको हम लोग ए मानकर प्रथम पद बोलते हैं। तो वहीं हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए बराबर प्रथम पद होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे डी बराबर सार्वंतर होता है, सार्वअंतर होता है, ये तो सब कोई जानते होंगे, हजारों बार हम बता चुके हैं कि डी बराबर सार्वअंतर होता है। और एल बराबर जानते हैं अंतिम पद होता है, जब कहता है कि अंतिमवा पद निकाले तो एल बराबर फार्मूला लगाते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जब कहता है इनवा पद निकाले, तो वहीं हम न बताएं जी इनवा पद निकालने को जब बोलता है तो इसको यूज करेंगे जी। इनवा पद निकाले को कहेगा तो एन बराबर जो फार्मूला इधर बताएं इनवा पद का, देखिए तो यहाँ पे इनवा पद का सूत्र एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी, ठीक, एन माइनस 1 इंटू डी, इसी को लगाएंगे फार्मूला, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि एन बराबर एनवा पद होता है और एस एन बराबर होता है। छोटी छोटी बात हर एक चैप्टर में आपको हम सिखा रहे हैं, ध्यान से इसलिए ज़रूर देखिएगा।
SN बराबर होता है कि इन पदों का योग होता है जी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं चैप्टर 6 हमारा क्या है जी। ध्यान से देखेंगे चैप्टर 6 में क्या 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 पढ़ना है, कितना फार्मूला है इसमें। ठीक है, तो देखेंगे कि जब त्रिभुज न ABC में BC समानांतर, जब त्रिभुज ABC में BC समानांतर DE, तब जानते हैं जब, जैसे कि यहाँ पे हमने एक त्रिभुज यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम यहाँ पे बना दिए हैं। और जब त्रिभुज ABC में, जैसे कि ये मान लीजिए, एक मिनट आपको बढ़िया से देखिए, ये एक त्रिभुज है ना जी, A और B और C, ये त्रिभुज है। ठीक है, ये तो पहले ये त्रिभुज है ना जी, और ये कह रहा है कि जब त्रिभुज ABC में, ये ABC में BC समानांतर, ये BC समानांतर, ध्यान से आप लोग देखिएगा, BC समानांतर DE, BC के समानांतर D हो, तब हम लोग कौन कौन को फार्मूला को मतलब यूज करते थे। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाले को AD बटे DB, यानी कि ये जो AD है, A और ये D, तो AD बराबर AE होता है, AE बटे EC, यानी इधर वाला लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि जब त्रिभुज ABC में BC समानांतर D रहता है ना, तब हम लोग कौन कौन फार्मूला यूज करते हैं, तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC हो जाता है जी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और सेकेंड वाला को क्या मानते हैं जी, AD बटे AB, यानी AD बटे AB, इस पहले मानेंगे AD अब बटे पूरा का AB। ठीक है, और उसके बाद से बराबर AE बटे ASC पूरा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। और एक फार्मूला होता है AB बटे DB, यानी AB बटे DB, A और B बटे DB। ठीक है, और होता है AC बटे EC, यहाँ पे देख सकते हैं, यही 3 फार्मूला उसमें होता है जी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम चैप्टर 7 की ओर, जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए निर्देशांक ज्यामिति ना जी। चलिए अब इसमें कौन कौन फार्मूला आता है, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, ध्यान से आप लोग पूरा एकदम बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चैप्टर 7 देखिए, दूरी सूत्र, सबसे पहले दूरी सूत्र आता है। जब कहता है प्रश्न की दूरी सूत्र निकालिए, ठीक है जी, तो इस फार्मूला का यूज करते हैं कि दूरी सूत्र, हम अब ऑब्जेक्टिव में भी आप लोग को कई ऑब्जेक्टिव बताए हैं, और उसमें प्रश्न देता है, बोलता है दूरी सूत्र निकालिए। दूरी सूत्र यही, कई बच्चे को तो पता ही नहीं होता है दूरी सूत्र क्या होता है। देखिए, दूरी सूत्र बराबर √x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पे 18 नंबर देखेंगे, मूल बिंदु बराबर √, जब मूल बिंदु निकालने को कहता है तो इसको बैठाएंगे इस फार्मूला को कि √x² प्लस y²। ठीक है, और कहता है कि मध्य बिंदु, कई प्रश्न में हम आपको बताए हैं, याद पारिए कि मध्य बिंदु पूछता है ना जी, मध्य बिंदु बराबर क्या होता है। तो मध्य बिंदु निकालने को जब कहता है ना, तो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, तो इस फार्मूला को वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बढ़ते हैं जी, हम देखेंगे 20 नंबर क्या है जी, ध्यान से देखेंगे, यही तो इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है विभाजन सूत्र का। चैप्टर जो 7 है ना, इसी पे मतलब चैप्टर 7 जो है, इस पे बहुत सारा प्रश्न है। चैप्टर 7 जो है, इसी फार्मूला पे बहुत सारे मतलब प्रश्न को दिया गया है कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके मान निकाले इसका। ठीक है, ऐसे करके प्रश्न काफ़ी है। तो विभाजन सूत्र का जिनको फार्मूला नहीं पता है, एकदम याद कर लीजिए। देखिए, विभाजन सूत्र बराबर होता है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये होता है विभाजन सूत्र जी हमारा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब इसमें एक और फार्मूला आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो सब कोई जानते होंगे जी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, लेकिन आप लोग अब 10th क्लास में हैं, वो तो 9th से ही सब पढ़ के आए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन इसमें जो फार्मूला होता है जी निर्देशांक ज्यामिति, जो चैप्टर 7 का हम फार्मूला यहाँ पे देख रहे हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, और इसमें एक और फार्मूला होता है केंद्रक, जब निकालने को कहता है तो केंद्रक बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, जब केंद्रक निकालना होता है। ठीक है, चलेंगे अब बढ़ते हैं जी, हमारा आ गया जी जिसको आप लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति चैप्टर जो 8 है हमारा, इसका फार्मूला कितना है जी, बहुत सारा इसमें फार्मूला है।
ठीक है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर P/H, साइन थीटा बराबर लंबा बटा कॉड, ठीक है। साइन थीटा बराबर P/H और यहाँ पे कॉस थीटा बराबर B/H, आप समझ सकते हैं ना, कॉस थीटा B/H शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे 25 नंबर की टेन थीटा बराबर P/B, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे समझेंगे थोड़ा समझिए। अब एक कहेगा कुछ का कि पी को क्या बोलते हैं, एच को क्या बोलते हैं, ठीक है, और बी को क्या बोलते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे, यहाँ पे हम लोग एच को बोलते हैं जी, एच को देखिए यहाँ पे बी को बोलते हैं बेस, बी को बोलते हैं जी बेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं जी आधार, ठीक है जी। और यहाँ पे हाँ बी को बेस बोल दिए और पी को बोलते हैं जी कण बोलते हैं शायद, पर सॉरी, और एज को देखिए पी जो होता है ना जी हमारा कण होता है। यहाँ पे शॉर्ट सब छोड़िए, वो सब छोड़िए, सबसे बढ़िया यहाँ पे समझ लीजिए आप लोग, बी बराबर होता है जी बेस होता है, आधार होता है, और पी बराबर होता है हमारा कण होता है, ठीक है। और एच बराबर जो होता है लंब होता है, नहीं सॉरी, पी बराबर लंब और बी बराबर आधार और एच बराबर कण होता है, ठीक है। इतना समझ लीजिए। तो ये तो आपको पता है कि साइन थीटा और लंब बटा कण, आधार बटा कण, ये सब आप लोग जानते हैं। तो साइन थीटा का ये फार्मूला, कॉस थीटा का ये फार्मूला, ठीक है। और टेन थीटा बराबर P/B और कॉसेक थीटा बराबर H/P, ठीक है। 27 नंबर है कि सेक थीटा बराबर H/B और 28 नंबर की कॉट थीटा बराबर B/P, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए। अब यहाँ पे आ जाता है जी त्रिकोणमिति टेबल। तो ये तो सभी स्टूडेंट जानते हैं ना जी त्रिकोणमिति टेबल को। एक मिनट मेरे प्यारे, त्रिकोणमिति टेबल को तो ये सभी स्टूडेंट जानते होंगे, खैर त्रिकोणमिति टेबल ना जी। और जो नहीं जानते हैं तो यहाँ पे आप लोग जान लीजिए त्रिकोणमिति टेबल। देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति टेबल होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान, ठीक है। तो ये तो आप लोग जानते हैं जी, भाग देकर निकाल लेते हैं इसका मान। सबसे पहले लिख देते हैं क्या, देखिए 0 है तो 0 लिख देते हैं, और कौ गो संख्या है जी, 1 2 3 4 है ना जी, तो 1 2 3 4 लिख देते हैं और बटे में 4 लगा देते हैं जी, सबके बटे में 4 लगा देते हैं और उसके बाद इससे भाग देते हैं। तो 0 0 और उसके बाद से देखिए बटे में जब 4 लगाते हैं तो रूट चढ़ा देते हैं जी, रूट चढ़ा देते हैं सब पे। देखिए तो हम रूट चढ़ाए हुए हैं यहाँ पे, ये ट्रिक है। और मान निकला, इसको रटते थोड़ी है जी, इसको मान निकालते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे जब इसको भाग देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको भाग देंगे और सॉरी इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो एक ही हो जाएगा, और 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए इसको बाहर निकालेंगे एक और यहाँ पे 4 सॉरी रूट अंडर 2/4 को बाहर निकालेंगे तो 1/√2 हो जाएगा जी। और √3 को बाहर निकालेंगे तो ये तो निकलेगा नहीं, तो √3 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो और इसको रूट अंडर 4/4, तो इसको भाग देंगे तो यहाँ पे 1 मिल जाएगा, तो ठीक है। तो यही साइन का मान हो जाएगा, इसको पलट देंगे कॉस का मान हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये तो आपको पता ही है टेन थीटा का मान 30 डिग्री, ये सब कौसेक का, सेक का, कॉट का, ये आप लोगों को पता है जी, ठीक है। त्रिकोणमिति टेबल आप लोग आसानी से जानते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर 8 में यही फार्मूला होता है त्रिकोणमिति वाला, ठीक है। एक और फार्मूला यहाँ पे देखिएगा आप लोग ध्यान से जरा, त्रिकोणमिति में कौन कौन से और इम्पोर्टेंट फार्मूलाएँ हैं देखेंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। बड़ी बहु ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछता है जी, बहुत बार, देखिए बहुत पूछता है प्रश्न इससे, ठीक है। और देखेंगे त्रिकोणमिति से, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसी ऑब्जेक्टिव को, मतलब इसी फार्मूला को पलट देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे देखिएगा इसी फार्मूला को पलटे हैं, इसी को साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब फार्मूला है, ठीक है। बड़ी इससे ऑब्जेक्टिव वो पूछता है जी, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस 32 नंबर को, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, एक मिनट मेरे प्यारे, यहाँ पे देखिए आप लोग जी, यहाँ पे देखेंगे 32 नंबर कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और सेक स्क्वायर थीटा, ध्यान समझेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा। और 34 नंबर है हमारा कि सेक स्क्वायर थीटा
-1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा। 35 नंबर है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। 36 नंबर यहाँ पे फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 37 नंबर है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। 38 नंबर है जी फॉर्मूला हमारा कि साइन थीटा इंटू यानी गुणे कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और ये हमारा 39 नंबर फॉर्मूला है जी। यहाँ पे देखेंगे अब 39 पे आ जाते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। 40 नंबर कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। 41 है कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। 42 है कि कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। 43 नंबर है कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा। 44 है कि टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। 45 है कि टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा और इसी को उल्टा हो जाए कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर तो 1 बटे टेन थीटा। देखिए टेन थीटा बराबर पूछे तो 1 बटे कॉट थीटा तो 1 बटे टेन थीटा, उसी के उल्टा। 47 नंबर है कि टेन थीटा, यहाँ पे देखेंगे 47 नंबर को ध्यान से देखिए। 47 नंबर है देखिए यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर तो साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर याद रखिएगा, बहुत बार वो पूछा गया है। टेन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा बराबर तो कॉट थीटा बराबर होता है जी हमारा कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा। यहाँ पे देखेंगे कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 49 नंबर अब आ जाइए। यहाँ पे कई प्रकार की इसमें फार्मूला है जी, सब हाई लीजिए। 49 नंबर की साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 सॉरी इसको हम लोग पढ़ते हैं जी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा। 50 नंबर है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा। 51 है कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। और 52 नंबर है कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। 53 है कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। 54 है कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है तो टेन थीटा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इससे बहुत बार ऑब्जेक्टिव भी पूछता है जी, ठीक है। फार्मूला ही पूछ देता है कि साइन 90 माइनस थीटा और क्या होगा निम्न में से, ऐसे ऑब्जेक्टिव फार्मूला सब पूछता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे, अब हमारा हो गया जी चैप्टर 8 कंप्लीट। और चैप्टर 9, 10, 11 में कोई फार्मूला नहीं है क्योंकि चैप्टर 11 रचना है और 9 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। और 10 में तो ब्रीथ है, इसमें भी कुछ नहीं। 9, 10, 11 में कुछ फार्मूला नहीं है। आ जाते हैं हम चैप्टर 12 पे। हाँ लीजिए चैप्टर 12 को ध्यान से समझिएगा। 55 नंबर ब्रीथ, 55 नंबर ये हमारा फार्मूला है चैप्टर 12 का। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, यही ना है जी हमारा चैप्टर 12। तो इसमें देखेंगे फर्स्ट फार्मूला जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए कई बच्चे ऐसे हैं जिनको फार्मूला ही नहीं पता है वृत्त का क्षेत्रफल। कल के लाइव सॉरी हाँ जी ठीक है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो होता है ना पाई आर स्क्वायर होता है। एकदम याद कर लीजिए इस फार्मूला को। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें क्या क्या फार्मूला है आप लोग देखते चलिए और एक एक फार्मूला याद करते चलिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फार्मूला से भी बड़ी बाबू ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल जब पूछे तो पाई आर स्क्वायर बटे 2 होगा। और देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछे तो 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है। और यहाँ पे देखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछे ना मेरे प्यारे तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। और यहाँ पर 60 नंबर फार्मूला है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है तो 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता है और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है, ठीक है। पूरा नोच कर सब फार्मूला बता रहे हैं जी पूरा चैप्टर से, ठीक है। चलिए 61 देखेंगे कि वृत्त का परिमाप क्या होता है तो वृत्त का जो परिमाप होता है ना तो 2 पाई आर होता है। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर। और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है तो अर्धवृत्त का परिमाप आर इंटू पाई प्लस 2 होता है। आर इंटू पाई प्लस 2। चलिए यहाँ पे देखेंगे 63 नंबर की चाप की लंबाई। बहुत बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि चाप की लंबाई बराबर क्या होता है तो थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा बटे 360 2 पाई आर, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं चैप्टर 12 का फार्मूला खत्म। अब लीजिए चैप्टर 13 का, हम लोग चैप्टर 13 में प्रवेश कर चुके हैं। चैप्टर 13 का देखिएगा क्या क्या फार्मूला है जी, ठीक है। ध्यान से आप लोग समझेंगे। देखिए घन का देखेंगे यहाँ पे मेरे प्यारे, घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो 6a स्क्वायर, ठीक है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6a स्क्वायर होता है ना जी। चलिए उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जी
घन का आयतन क्या होता है, तो ई क्यू होता है जी। घन का आयतन भुजा क्यू होता है ना जी। और हाँ जी, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 6a², और घन का आयतन ए क्यू मतलब भुजा क्यू होता है। और 66 नंबर है कि घन का विकर्ण क्या होता है, तो घन का विकर्ण √3a होता है। √3 गुणे भुजा, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं, तो √3a। 67 नंबर है कि बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr, देखेंगे यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × r+h होता है, ठीक है। देन उसके बाद से यहाँ पे आ जाता है जी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है जी यहाँ पे 2πrh होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और बेलन का आयतन तो सबको पता है ना जी, बेलन का जो आयतन होता है πr² होता है, ठीक है। और उसके बाद गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4πr² होता है। गोले का मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तो और उसके बाद से यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr² होता है। 2πr², एक एक फार्मूला आप लोग याद करते चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको बता रहे हैं। और अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय यानी कुल पृष्ठीय पूछता है, ये हो गया वक्र पृष्ठीय जो हमने बताया कि अर्धगोले का, देखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने जो बताया कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr² होता है। और अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3πr² होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बराबर 4/3πr³ होता है। गोले का आयतन बराबर 4/3πr³, ठीक है। और अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 πr³ होता है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो πr×l+r, ठीक है। शंकु का पूर्ण पृष्ठीय यानी संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो πrl होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। उसके बाद शंकु का आयतन बराबर, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 πr² है। और एल बराबर क्या होता है मेरे प्यारे, तो √r² + h², ठीक है। √r² + h²। h बराबर क्या होता है, तो √l² - r², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे r बराबर क्या होता है, √l² - h²। उसके बाद 78 नंबर फार्मूला आता है छीनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो छीनक का कुल पृष्ठीय जब हम लोग निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फार्मूला जी हम लोग, तो देखिए πl × r1 + r2 + π × r²1 + r²2 होता है, ठीक है। छीनक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है। 79 नंबर फार्मूला आ जाता है कि शंकु के छीनक का आयतन, तो शंकु के छीनक का आयतन जो होता है ना जी 1/3 πh × r1² + r2² + r1 r2 होता है जी। शंकु के छीनक का आयतन पूछता है, तो ठीक है। देन आ जाते हैं 80 नंबर फार्मूला है जी हमारा शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πl × r1 + r2, जहाँ एल बराबर जो है ना, जहाँ एल बराबर √h² प्लस r1 + r2 के होल स्क्वायर जी, ठीक है। ये फार्मूला होता है शंकु के छीनक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। 13 नंबर चैप्टर जो है हमारा ख़त्म हो गया। अब हम प्रवेश कर चुके हैं जी चैप्टर 14 में जी हमारा, ठीक है। चलिए इसमें देखेंगे 81 नंबर फार्मूला है कि माध्य बराबर फार्मूला, तो देखेंगे माध्य बराबर फार्मूला कि सिग्मा fi × xi बटे सिग्मा fi, ये होता है माध्य बराबर फार्मूला। माध्यक बराबर क्या होता है, तो l + n/2 - cf बटे f × h, और बहुलक बराबर l + f1 - fo बटे 2f1 - fo -f2 × h होता है। ये फार्मूला होता है बहुलक बराबर। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि माध्य का बहुलक का फार्मूला लिखिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को नहीं पता होगा तो कैसे लिखिएगा, ठीक है। तो इस माध्य बहुलक को फार्मूला को याद जरूर कर लीजिएगा। एक और बहुलक बराबर फार्मूला होता है जी हमारा बहुलक बराबर कि 3 माध्यक - 2 माध्यक। एक और फार्मूला ये बहुलक बराबर होता है कि 3 माध्यक - 2 माध्यक, ठीक है। तो ये चैप्टर 14 में यही सब फार्मूला है जी कि माध्य का फार्मूला, माध्य बराबर क्या होता है, माध्यक बराबर बहुलक बराबर, ठीक है। यही 3 फार्मूला है जी चैप्टर 14 में, ठीक है। देन उसके बाद से हमारा आ जाता है चैप्टर 15, ठीक है।
85 नंबर फार्मूला है, जिसको आप लोग प्रायिकता कहते हैं ना जी, प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें बस दो ही यही फार्मूला है जी। पी बराबर क्या होता है, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। जब बोलते हैं ना पी निकालना है, तो प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है, उससे हम भाग दे देते हैं तो पी निकल जाता है जी, ठीक है। और 86 नंबर फार्मूला है कि पीई प्लस पी डैश बराबर क्या होता है, तो एक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पी हाँ प्लस पी ना बराबर क्या होता है, तो एक होता है। तो ये इस वीडियो में पूरा हमने आप लोग को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक जितना भी फार्मूला है टोटल हमने बता दिया। तो उम्मीद है आप लोग को पूरा अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा मेरे प्यारे, सभी से रिक्वेस्ट है आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है जी, ठीक है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आप इस वीडियो से सीखे होंगे कुछ तो एक वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। और कॉपी कलम उठा के इसको जरूर शुरू से लेकर अंत तक नोट कर लीजिएगा कॉपी पे और याद कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे आप लोग, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर फार्मूला वो अपना याद कर सके, ठीक है। तो चलिए ऐसा ही आप लोग को और भी मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा जी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ फार्मूला वगैरह सब, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।